हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्प्रिंग एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू सीरीज को कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको डेली सीजीएल के सेट्स को कराने वाला हूं। तो आपको मैं इन सेटों को जब तक एसएससी के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक इस सीरीज को मैं आपको चलाने वाला हूं। और आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योमेट्री की जो कॉन्सेप्ट की पूरी वीडियो आ चुकी है। आप उसको जाकर देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय माँ सरस्वती जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यानी कि हमें चूज़ करना है कि ग्रामेटिकली सेंटेंस सही कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है हमारे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन पहला होने वाला है क्या हमारा, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, हाँ, देयर टर्न क्रूशली। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ चुका है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हमें ब्रेक डाउन करना है, आप पहले इसको ऑप्शन एलिमिनेशन देखिए, ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं। आप देख लीजिएगा यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है हमारा, वो कैसा नाउन है, वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में पार्टिसिपेंट्स कैसा है, प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर जो प्लूरल नाउन है उससे पहले क्या आ रहा है हमारा, आर्टिकल ए आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये हट जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है कि द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि प्लूरल नाउन, यानी कि सब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, प्लूरल हो गया। और आपको यहाँ पर वर्ब कैसे दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हैज दी हुई है। क्या दी गई हुई है, हैज दी गई है। तो भाई जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाता है हमारा, गलत हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि प्लूरल। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल तो भाई वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी हमारी, प्लूरल होनी चाहिए थी। क्या आना चाहिए था यहाँ पर, आर आना चाहिए था। लेकिन इसने क्या दिया गया हुआ हमारा, इस दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या है, हैज आया हुआ है। क्या आना था, हैव आना चाहिए था, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर, देखो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी हमारी प्लूरल। ठीक है, समझ आया कि कैसे ये गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है। अब आपको मैं इसको दिखा देता हूँ ये सही और गलत क्यों है। आप इसको देख सकते हैं नीचे, मैंने आपको यहाँ समझा दिया है, फिर भी आप यहाँ नीचे देख सकते हो। ठीक है, चलिए आपको दिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स के साथ। इसमें बताया गया है पूरा स्टेप बाय स्टेप, आपको मैंने खोल के बता दिया है। क्या कि भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आया है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल होता है, तो वर्ब भी हमारी कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, अब ऑप्शन ए सही क्यों है, मैंने आपको पहले बता दिया है ऊपर कि क्योंकि भैया यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, और यहाँ पर आर वेटिंग क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, इसलिए क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ये बात है ना कि ऑप्शन गलत क्यों हैं बाकी के। तो भाई यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर ए क्या है, सिंगुलर है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स क्या है हमारा, प्लूरल है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भाई पार्टिसिपेंट प्लूरल नाउन है, और कभी भी हम प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऊपर बता चुका हूँ ना आपको, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि गलत क्यों है। ठीक है, अब दूसरा हैज बीन वेटिंग, प्लूरल नाउन के साथ हैव आना चाहिए था। ऊपर क्या था, पार्टिसिपेंट जो हमारा प्लूरल था, जबकि वहाँ दिया हुआ था हैज बीन। ठीक है, जबकि आना चाहिए था क्या, हैव। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्लूरल नाउन
के साथ क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, जबकि उसने क्या दे दिया था, इस दे दिया था। इसलिए ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर पहला समझ आया या नहीं? यदि दोस्तों ये आपको समझ आ चुका है डीपली और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो आगे चलें? क्या आपकी इजाज़त है आगे चलने के लिए? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर है हमारा टू, फिल इन द ब्लैंक। हमें ये ब्लैंक को फिल करना है। अच्छा, यहाँ देखो, सी इज फिल इन द ब्लैंक्स अ पिकॉक इन द ब्लू साटिन साड़ी। ठीक है, इसमें जो है भाई कंपेयर किया गया है एक लड़की का पिकॉक की सुंदरता, यानी एक लड़की की सुंदरता को पिकॉक से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी हम नेगेटिव कंपेयर करते हैं, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो उसमें कंपेयर कर रहे हो, तो हम जो यूज करते हैं वो करते हैं सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। देखो मेरी राइटिंग ऐसी है, खराब गंदी, और मैं पेन पैड पर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर और भी गंदी आ जाती है। तो आप राइटिंग का इशू ना समझें, बस समझने पर ध्यान दें। इसलिए मैं आपको पीपीटी लिख कर लाता हूँ राइटिंग की वजह से, ठीक है। तो मेरा उपवास न उड़ाएं कोई भी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, यदि सेंटेंस नेगेटिव हो और यदि हम उसमें कंपेयर करते हैं तो हम यूज करते हैं सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। और यदि कंपेयर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो हम यूज करते हैं एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। एज 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 एडजेक्टिव एज पॉजिटिव कंपैरेटिव में, सो एडजेक्टिव एज नेगेटिव कंपैरेटिव में, ठीक है, वहां पर यूज करते हैं। तो भाई यहां पर देखो कि भैया यहां पर कंपेयर की जा रही है किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में। देखो यहाँ नेगेटिव तो सेंटेंस है, नोट तो कहीं पर है नहीं, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हैं मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ना वैसे कि नेगेटिव कंपेयर है तो सो एडजेक्टिव प्लस एज, और पॉजिटिव पॉजिटिव कंपेरेटिव है, कंपेरिजन है, तो एज एडजेक्टिव एज आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको बता दूं क्या कैसे कैसे क्यों गलत हैं सब के सब बाकी ऑप्शंस। चलिए नीचे समझ लेते हैं इसको। मैं आपको इसको पीपीटी को डाल दूंगा, ठीक है, या टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सअप चैनल होता है वहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। समझ लेते हैं इसको कि ये गलत क्यों है। कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक। देखो भाई, सो ब्यूटीफुल एज गलत क्यों है, सो ब्यूटीफुल एज गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि भाई सो एज का इस्तेमाल जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। जैसे कि सी इज नॉट सो टाल एज हर ब्रदर, कि वह इतनी लंबी नहीं है कि जितना उसका भाई है। तो यहाँ पर कंपेयर हुआ है उसके भाई से, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसलिए सो टाल एज आया, ठीक है। लेकिन जो ऊपर सेंटेंस था हमारा वहां पर क्या था, कंपेयर हो रहा था पॉजिटिव में, इसलिए वहां पर एज एडजेक्टिव एज आया। एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वहां पर क्या था, एडजेक्टिव था ना, एज ब्यूटीफुल। अरे भाई सही से लिख जाए यार, एक मिनट बस। हाँ जी, सो ब्यूटीफुल, BEAUTI, सो ब्यूटीफुल एज, नहीं सॉरी एज आएगा यहाँ पर। जो हमारा वो सेंटेंस था वहाँ पर क्या था, एज आता, क्योंकि वो पॉजिटिव था। और सो ब्यूटीफुल एज कब आता है, जब नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ आ चुका आपको? तो यहाँ सेंटेंस पॉजिटिव है, तो सी इज सो ब्यूटीफुल एज यहाँ पर क्या नहीं होता, फिट नहीं होता है, ठीक है। समझ आया आपको? एक मिनट में। हाँ जी मित्रों, दोस्तों, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही क्यों है? वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है, फिर भी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई एज एडजेक्टिव एज पॉजिटिव कंपैरिजन में यूज होता है, ठीक है। यदि हमारा पॉजिटिव कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पर पहले एज आएगा,
फिर एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव हो, ब्यूटीफुल था वहाँ पर, क्या था, ब्यूटीफुल था, इसलिए वहाँ पर एज आया। तो जैसे कि सी इज एज टाल एज हर मदर, वह इतनी लंबी है जितनी कि उसकी माता जी। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा कंपैरिजन है, पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर एज आया, और यहाँ पर क्या आ गया, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन है, लड़की की खूबसूरती को पीकॉक से कंपेयर किया जा रहा है, और सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए स्ट्रक्चर क्या, पहले बी वाली परफेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल लाइक, गलत क्यों है भाई, ऑप्शन नंबर सी में ब्यूटीफुल लाइक गलत क्यों है। भाई लाइक जो है ना, वो नाउन प्रोनाउन के साथ कंपेरिजन के लिए आता है। किसके लिए आता है लाइक कंपेरिजन के लिए, नाउन या प्रोनाउन। जब हम नाउन या प्रोनाउन का कंपेरिजन करते हैं तो लाइक का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के साथ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, लाइक नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ऐसा हो जाता, सी डांसेस लाइक अ पिकॉक, वह पिकॉक की तरह, मोर की तरह डांस करती है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी तुलना नाउन प्रोनाउन की तुलना कर दी किससे, नाउन से। ठीक है, तो इस प्रकार से यह गलत हो जाता है। ठीक है, समझ आया आपको, समझ आ रहा है भाइयों, आगे चलें। ऑप्शन नंबर डी तो भाई वैसे ही गलत दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर डी तो हमको वैसे ही गलत दिख रहा है, इसको तो समझाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, चलें आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई वन वर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, वन वर्ड, यानी कि ए थिंक फिट टू इट, ए थिंग फिट टू ईट, यानी कि एक ऐसी चीज जो खाने के लिए योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एडिबल, उसको क्या बोलते हैं, एडिबल। डाइजेस्टेबल क्या होता है, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम खा सकते हैं लेकिन हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मोमोज, बर्गर, चाउमीन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट ना हो सके। एलिजिबल क्या होता है, एलिजिबल होता है किसी भी चीज़ के लिए क्या होना, योग्य होना, सुटेबल फॉर समथिंग, उसको बोलते हैं हम एलिजिबल। ठीक है, और क्यूरेबल क्या होता है, क्यूरेबल होता है जिसका उपचार किया जा सके, जिसका उपचार किया जा सके, जिसको सही किया जा सके, उसको बोलते हैं हम क्यूरेबल। ठीक है, समझ आया, आगे चलें, इसको समझे पूरे ऑप्शन को। वैसे आपको मैंने बता दिया है वैसे ऑप्शन इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ नीचे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलें, ऑप्शन को एनालाइज करते हुए चलेंगे सभी को। आपको इतने आसान तरीके से पीपीटी बनाई है कि आप इसको बाद में बिना वीडियो देखे भी इसको कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पीपीटी से ही। पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, ठीक है इसमें। चलिए, पहला वर्ड क्या था हमारा, डाइजेस्टेबल, तो उसका मतलब क्या होता था, जो आसानी से पच सके, उसको बोलते हैं इजी टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो भाई उसमें क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, जो खाने योग्य हो। ठीक है, तो डाइजेस्टेबल इसलिए गलत हो जाता है, तो एडिबल इसका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, जो खाने लायक हो यानी फिट टू ईट। और क्वेश्चन में भाई यही पूछा गया था कि ए थिंक फिट टू ईट, जो खाने योग्य हो यानी एडिबल। ठीक है, अब आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है, इसका गलत इसलिए है क्योंकि ये बोल रहा है एलिजिबल, और एलिजिबल होता है जो योग्य हो, यानी सुटेबल फॉर समथिंग, उसको बोलते हैं एलिजिबल। इसका तो भाई खाने से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, अब आता है ऑप्शन नंबर डी, क्यूरेबल। क्यूरेबल क्या होता है, जिसको ठीक किया जा सके, यानी कैन बी क्योर्ड, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। ठीक है, मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस प्रकार से जिसको ठीक किया जा सके यानी कैन बी क्योर्ड, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरेबल। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो क्यूरेबल क्या होता है, जिसको ठीक किया जा सके यानी कैन बी क्योर्ड। ठीक है, तो जैसे कि मोस्ट स्किन इन्फेक्शंस आर क्यूरेबल, जो जो हमारी स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं अधिकतर, उनको क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ठीक है, समझ आया आपको। भाई देखो, जो जो वीडियो देख रहा है
और समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे और ऐसा कंटेंट लाएंगे कि यूट्यूब पर आज तक कोई लाया ही नहीं होगा। आपको सारा का सारा कंटेंट मैथ और इंग्लिश का, मैं बोल रहा हूँ मैथ और इंग्लिश का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप हमारा सपोर्ट करेंगे, लोगों को तक पहुँचाएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद करते हैं हम तो, कि आप खुद भी पढ़ें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाकर उनको भी पढ़ने का मौका दें, ताकि जो लोगों को ज़रूरत है वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। जो पैसों से क्या हों बेचारे, नहीं अरेंज कर पाते हों पैसों को, उनकी स्थिति अच्छी ना हो, तो इस वीडियो की मदद से वो अपना स्कोर इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कार्य को करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। समझ आ रहा है ना आपको? ये आपको मैं प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ, ये मत समझना कि मैंने अपने पास से ला दिया है, ये मैं इसको अपने पास से नहीं लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें भैया सेंटेंस में देखना है कि स्पेलिंग गलत क्या है, कौन सी स्पेलिंग गलत है। देखें इसको। द विलेज बेगर्स नो लॉन्गर इल एट is in the gathering of glittering dignitaries sat in their assigned rows and joked with vegetarian brahmin apprentice। ठीक है, अब देखो हमें जल्दी से जल्दी कैसा करना है एग्जाम में। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड दिए हैं, 1 2 3 4। तो हमें 4 वर्ड को देखना है, पूरा सेंटेंस को मत देखो। आप 4 वर्ड को देख लीजिएगा। बैगर्स, यहाँ पर बैगर्स है, अरे भाई चल जा, यहाँ पर बैगर्स है, और दूसरा वर्ड है हमारा ग्लिटरिंग, ये है यहाँ पर, और तीसरा वर्ड है असाइंड, ये है। 3 हो गए ना, 1 2 3, 1 2 3, और क्या है एक अप्रेंटिस, ऑप्शन नंबर ये 4 वर्ड हैं। ठीक है, और हमें सिर्फ इन्हीं को देखना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जो इसमें स्पेलिंग गलत है वो है हमारे ग्लिटरिंग की। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है, ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। जो इसकी सही स्पेलिंग होती है वो होती है GLITTERING, जबकि इसने दिया हुआ है GLITERRING। ठीक है, तो ये इसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये गलत क्यों है। इनको एग्जाम एनालाइज करते हैं, ऑप्शन को एनालाइज करते हैं अब। ठीक है, आगे 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ और ऑप्शन को एनालाइज करते हुए चलते हैं। देखो अब एक एक वर्ड को देखते हैं भाई, एक एक वर्ड्स को। बैगर्स, ये तो सही स्पेलिंग है, भिखारी। बैगर्स BEGGARS होती है ना। असाइंड ASSIGNED, भाई ये भी सही है। इसका मतलब होता है किसी को नियुक्त किया हुआ या फिर दिया गया। ठीक है। अप्रेंटिस, ये क्या होती है भाई, ये भी सही सही हो, इसका मतलब होता है प्रशिक्षु। ठीक है, इसमें है गलत क्या, ग्लिटरिंग, इसका मतलब होता है चमकना या फिर चमकता हुआ, जगमगाता हुआ। तो इसने दी हुई है GLITERRING, जो कि गलत है। सही स्पेलिंग क्या होनी थी? सही स्पेलिंग होनी थी GLITERRING। ठीक है, नहीं, हाँ ये गलत दी है ना, GLITERRING, ये गलत दी। इसमें इसने 2 बार लगातार आर दे दिए। ठीक है, जबकि सही स्पेलिंग क्या होनी थी, GLITTERING। ठीक है, और ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकता हुआ या फिर जगमगाता हुआ। ठीक है, समझ आया आपको ये सही है और गलत क्यों है? आगे चलें। इसको आप पढ़ लेना, इसने बता दिया है कि इसको मतलब कैसे करते हैं। ठीक है, PPT डाल दूंगा, वैसे मैंने आपको समझा दिया है। वैसे भी इनको याद कर ले तो ही सही होता है ना। ठीक है, स्पेलिंग तो भाई याद ही करनी चाहिए वैसे। और ये स्पेलिंग जो है आपको वोकैब के साथ ऑटोमेटिक याद हो जाती है। यदि आपकी वोकैब अच्छी है तो आपकी स्पेलिंग एरर अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई?
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भाई सिनोनियम बताइए। क्या? नीचे वर्ड दिया है फीबल, इसका सिनोनियम बताना है। अब देखो कितना आसान दे दिया, कितना आसान दे दिया। ऐसा भी आता है क्या एग्जाम में? हाँ भाई ऐसा भी आता है। एग्जाम में इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है और हार्ड भी आता है, यानी इजी टू मॉडरेट यानी कि एडवांस लेवल तक भी आता है। मैं आपको बता दूं कि जो फीबल का मतलब होता है वो होता है हमारा कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीक। फीबल व्यक्ति कैसा होता है? कमज़ोर व्यक्ति होता है। जो फिजिकली और मेंटली कमज़ोर होता है उसको बोलते हैं क्या? फीबल। जो फिजिकली और मेंटली क्या होता है? कमज़ोर होता है, उसी को बोलते हैं फीबल। इसलिए ऑप्शन में हो जाता है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीक। स्ट्रॉन्ग तब इसका एंटोनियम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग तक क्या हो जाएगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस को देख लें क्या? इसके ऑप्शंस को एनालाइज करें क्या? चलो जी, इसको ऑप्शन को तोड़ते हैं, इसके ऑप्शंस को फोड़ते हैं। तोड़ते नहीं, फोड़ते हैं। हमारी देसी लैंग्वेज में क्या? फोड़ते हैं। अच्छा, कमेंट में आप लिखो या कि आप कहाँ कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हो। और हाँ, जब आप क्लास को स्टार्ट करें तब जय हिंद जय माँ सरस्वती जी, और जब आप क्लास को छोड़ें तब जय हिंद जय माँ सरस्वती जी। ये आपका कमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आप इस काम को करेंगे। ठीक है, चलो देखो इसमें लिखा हुआ है कि फीबल का अर्थ होता है बहुत कमज़ोर, जो कि फिजिकली या मेंटली होता है उसको बोलते हैं फीबल। जो फिजिकल रूप से या मेंटली रूप से कमज़ोर होता है उसी को बोलते हैं हम फीबल। ठीक है, और इसने ऑप्शन क्या दिया था? पहला ऑप्शन दिया था अनहीडफुल। इसका मतलब हो जाता है जो ध्यान ना देता हो। जो क्या हो? ध्यान ना देता हो, केयरलेस हो, लापरवाह हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अनहीडफुल, जो कि बिल्कुल अलग है उससे। ठीक है, तो अनहीडफुल के मैं ऑप्शन यानी सिनोनियम दे देता हूँ। अनहीडफुल का सिनोनियम हो जाता है एक केयरलेस और इनअटेंटिव। और भी मैं कराऊंगा जब आपको मैं वोकैब कराऊंगा। ठीक है, सिनोनियम वगैरह। तो अभी दो दो ही काफ़ी हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको सेट करा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देख लोगे आप कि ही वॉज अनहीडफुल ऑफ द वार्निंग्स, कि भैया वो जो है ना चेतावनी को क्या करता है? नज़रअंदाज करता है। क्या करता है? उन पर ध्यान नहीं देता है। अनहीडफुल का मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, यानी कि केयरलेस, लापरवाह। ठीक है, वीक इसका आंसर हमारा था ही। वैसे इसके हम क्या देख लेते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं बस, सिनोनियम। ऑप्शन ही सिनोनियम देख लेते हैं। वीक का सिनोनियम हो जाता है या फीबल का सिनोनियम हो जाता है हमारा क्या? एक तो फ्रेल हो जाता है FRAIL, और एक हो जाता है पावरलेस, POWERLESS, पावरलेस। ठीक है, चलो जी, अब ऑप्शन नंबर सी क्या था हमारा? स्ट्रॉन्ग था। क्या था? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाता है शक्तिशाली, यानी कि पावरफुल, या फिर स्टर्डी, STURDY। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है या नहीं? मज़ा आ रहा है या नहीं? चलिए जी, ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है बैनफुल। बैनफुल का मतलब क्या होता है? बैनफुल का मतलब हो जाता है जो क्या हो? हार्मफुल हो, यानी कि हानिकारक हो, उसको बोलते हैं बैनफुल, यानी कि हार्मफुल या फिर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये इसका सिनोनियम हो जाता है। जैसा कि स्मोकिंग हैज अ बैनफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। जो हमारी स्मोकिंग है ना, जो धूम्रपान होती है, वो हमारी हेल्थ पर क्या क्या है, क्या करती है? वो हानिकारक इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो जाता है। समझ आया आपको? अच्छा बताओ, मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं? आपको समझ आ रहा है भी या नहीं, या ऐसे ही? भाई समझ आ रहा है तो भाई वीडियो को शेयर तो कीजिए यार, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने न्यू चैनल बनाया है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल ग्रो करे। और वो जल्दी से जल्दी ग्रो
केवल और केवल तभी हो पाएगा जब आप हमारा साथ देंगे, आप हमको सपोर्ट करेंगे, तो ही हम ग्रो कर सकते हैं। आपके बिना हम ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट नहीं करोगे हमें, तब भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे हम तो भाई वीडियो डालेंगे ही, क्योंकि हमारा मकसद अब यही है कि ज़रूरतमंद लोगों को पढ़ाया जाए। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट कैंसिल। ठीक, ये मतलब एक प्रकार से सिनोनियम्स ही है कि भैया परसुएड के स्थान पर मैं ऐसा क्या वर्ड लूँ ताकि यहाँ पर वो फिट हो जाए। अब पहले आपको मैं बता देता हूँ, परसुएड का जो मतलब होता है वो होता है किसी को इम्प्रेस करना। किसी को क्या करना? इम्प्रेस करना। IMPRESS, किसी को क्या करना? इम्प्रेस करना। ठीक है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करते हो? इम्प्रेस करते हो ना, परसुएड करते हो ना किसी लड़की को। जब आप पहली पहली मुलाकात में जाते हो तो उसको क्या करते हो? आप उसको परसुएड करने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रेस करना या फिर परसुएड करना। तो ये बोल रहा है सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। भाई वो जो है लोगों को यानी दूसरों को इम्प्रेस करने की एबिलिटी रखती है। ठीक है। तो परसुएड यानी कि इम्प्रेस करना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? डी हो जाता है। क्या हो जाता है? डी। परसुएड मतलब किसी को इम्प्रेस करना। ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन एनालाइज करें, ऑप्शन को एनालाइज करें इनको। अच्छा जी, सप्रेस का मतलब बता दो क्या होता है भाई। देखो आप इसमें एक वर्ड देख पा रहे होंगे, प्रेस। प्रेस क्या कर देख पा रहे होंगे? प्रेस, PRES प्रेस। अच्छा, आपने स्त्री देखी? स्त्री, लड़की नहीं। अभी जिससे प्रेस करते हैं कपड़ों पर, उसको हम कपड़ों पर क्या करते हैं? दबाते हैं। क्या करते हैं? उसको दबाते हैं। तो सप्रेस का मतलब वही होता है, किसी को दबाना या फिर किसी को क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है। ये गलत क्यों है वो मैं आपको बता दिया पहले ऑप्शन। बस मैं इसको आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनका मतलब क्या होता है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने आंसर तो बता दिया है ना। अरे भाई आंसर तो मैंने बता दिया है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके बस। सप्रेश, सप्रेश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को दबाना या फिर कंट्रोल करना। जैसे कि आप प्रेस से क्या करते हो? कपड़ों को प्रेस करते हो तो दबाते हो ना नीचे को, उसको कंट्रोल करते हैं ना। ठीक है। तो सप्रेस का मतलब हो जाता है किसी को दबाना या फिर कंट्रोल करना, यानी कि टू पुट एन एंड टू समथिंग। किसी को क्या करना? एंड करना, दबाना। जैसे कि द पुलिस सप्रेस द सप्रेस द प्रोटेस्ट, यानी कि पुलिस ने जो आंदोलन था एसएससी वाला वो क्या कर दिया? दबा दिया। सभी को पुलिस भर के लेगी बस में। ठीक है। तो वो क्या कर दिया? सप्रेस्ड कर दिया। क्या कर दिया? सप्रेस्ड कर दिया। अब आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी हेल्ट। हेल्ट का मतलब क्या होता है? हेल्ट का मतलब भी क्या होता है? रोकना ही होता है। ये दोनों सप्रेस और हेल्ट एक दूसरे क्या है? सिनोनियम है। ठीक है। तो हेल्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी को रोकना यानी कि स्टॉप करना। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसको। द ड्राइवर द ड्राइवर हेल्टेड द बस, यानी कि ड्राइवर ने बस को रोक दिया। ठीक है। हेल्ट मतलब किसी को रोकना। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं। हाँ जी, सही दिख रहा या पीला सही नहीं दिख रहा? येलो नहीं, रेड ही ले लेते हैं ना। आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, यानी कि किसी को नाराज करना, उसको बोलते हैं आउटरेज। ठीक है। समझ आया आपको? जैसे कि हिज रूड वर्ड्स आउटरेज्ड एवरीवन, यानी कि उसके जो रूड वर्ड्स हैं, यानी कि क्या रूड वर्ड क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब बेहूदे वर्ड या फिर वैसे नाराजगी वाले वर्ड दूसरों क्या करते हैं? गुस्सा दिलाते हैं। ठीक है। समझ आया आपको? आगे चलें, इसको मिटा दें। समझ आ रहा है ना भाई?
भाई देखो समझ बिल्कुल आना चाहिए आपको, यदि समझ नहीं आ रहा है तो बस परेशानी की बात है, ये तो भाई दिक्कत की बात है। यदि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तब भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है ना कहीं आपका फिर बेसिक कमज़ोर रहा होगा। इम्प्रेसिस का आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ मैंने एक्स्ट्रा वर्ड भी ले लिए हैं परसुएड के, यानी सिनोनियम ले लिए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो परसुएड के जो सिनोनियम हैं वो क्या क्या हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, यदि वन वर्ड के रूप में ये आने लगा ना परसुएड वर्ड, यदि वन वर्ड आता है इसका, तो वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा, इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस समवन टू डू समथिंग। किसी को अपनी बातों से क्या करना, इम्प्रेस करना, उसको बोलते हैं परसुएड। तो इस प्रकार से भी आपको वन वर्ड में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब परसुएड के हम सिनोनियम देख लेते हैं। परसुएड का सिनोनियम होता है किसी को क्या करना, कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, इनकरेज करना, अर्ज करना। अर्ज करना यानी कि प्रार्थना करना, जब प्रार्थना कर रहे हो तो आप किसी से को मना ही तो रहे हो भाई, ठीक है, समझ आया, अर्ज। इसके परसुएड के एंटोनिम क्या हो जाते हैं, डिसुएड, डिस्करेज, डेटर, रिपील। ये क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनियम हो जाते हैं। रिपील मतलब होता है किसी कानून या नियम को क्या करना, कैंसिल करना, ठीक है, समझ आया। चलें जी आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7। भाई ये पैराग्राफ पैरा जंबल आ चुका है, अब इसको कैसे करना है, इसको देखो, बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। He repeated the experiment, increasing the amount until he had weighed up to 1,000 pounds. During the spring of 1717, the iron founders in a remote district were often visited a thin middle-aged man with a notebook. अच्छा अच्छा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यदि हमें अपना कभी पैरा जंबल को सॉल्व करना हो ना, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले आप उसमें देखो सेंटेंस को, उनको पढ़ो जो पैराग्राफ दिया हुआ है, और उसमें देखो कि उसमें इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें बताया क्या क्या गया है, पहले आप उसको देखो, ठीक है। तो पहले आपको उसमें देखना कि टाइम तो नहीं दिया गया है, उसके इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया गया है, उसके बारे में कुछ बताया तो नहीं गया है, तो ठीक है, सबसे पहले उसको हमें उसी को लेना है, पहले टाइम हो कुछ भी हो उसी को लेना है, ठीक है। तो वैसे बता दूं इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब बोलोगे आपने तो वैसे ही बता दिया कि ये BDAC कैसे होगा, तो बताऊंगा ना भैया, अभी रुको, वेट करो, क्या करो, एक्सप्लेन करूंगा ना आपको। देखो एक बार हिंदी पढ़ लें इसकी पहले, एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है, कि ये वाला ऑर्डर BDAC ऑर्डर सही क्यों है। इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन फाउंड्रीज इन अ remote district वर often visited बाय अ थिन मिडल एज्ड मैन विद अ नोटबुक। यानी कि 1717 के वसंत के दौरान जो है, एक दूर दराज के जिले में लोहे की ढलाई करने वाली फैक्ट्री में अक्सर एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का एक आदमी नोटबुक लेकर आता था, ठीक है। वह जो है, ही वुड वेट आउट 2 पाउंड्स ऑफ आयरन, वह जो है 2 पाउंड लोहे को तोलता, हैव देम हीटेड टिल दे वर रेड हॉट, वह उनको तब तक गर्म करता जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता है, गर्म नहीं हो जाते, लाल नहीं हो जाते, जब तक कि वो लाल लाल नहीं हो जाते, एंड देन वेट देम अगेन, और उनको वो फिर तोलता था। फिर क्या है, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, वह एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया उसने, इंक्रीजिंग द अमाउंट, उसने उस अमाउंट को बढ़ाया, अंटिल ही हैड वेट अप टू 1,000 पाउंड, जब तक कि उसका वजन कितना नहीं हो गया, 1,000 पाउंड यानी 1,000 पाउंड तक नहीं हो गया। उसके बाद में उसने क्या, दो मतलब 3 कढ़ाई बनवाई आगे उसको, उसकी देख रेख में, देख रेख के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी हिंदी हो जाती है। अब मैं उसको बता देता हूँ कैसे, इसको कैसे लगाना है, इसको कैसे लगाना है। चलिए देखिए इसको क्यों, इसका आंसर BDAC क्यों होने वाला है। पहले इसको हम देखते हैं
सेंटेंस में हमें देखना होता है पैराजंबल में क्या है, कि हमें सेंटेंस की ओपनिंग कैसे करनी है। पैराग्राफ की शुरुआत ज़्यादातर जो होती है ना, वो बैकग्राउंड से होती है। किससे होती है? बैकग्राउंड से होती है, टाइम से होती है, या फिर प्लेस या फिर इंट्रोडक्शन से होती है। तो आप पहले देखिएगा, उसमें आपको मैं दिखा दूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो, जो पहला है ना, जो बी लिया है, उसमें क्या है? टाइम दिया हुआ है। आप देख रहे हो ना टाइम। मैंने आपको बताया था ना अभी, मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस पैराग्राफ का जो शुरुआत होती है वो टाइम से, बैकग्राउंड से, ठीक है, उन्हीं से होती है। तो पहले जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें क्या दिया गया है? टाइम दिया हुआ है, इसलिए इसमें जो शुरुआत होगी फिर ऑप्शन नंबर बी से होगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? आगे आगे क्या दिया हुआ है? अब कह रहा है भाई बी के बाद डी। बी के बाद क्रम क्या था हमारा? बी डी ए सी। बी डी ए सी, यह था ना बी डी ए सी। बी के बाद डी इसलिए आया क्योंकि डी में उस आदमी का एक्शन बताया गया है। क्या एक्शन क्या था उसमें? कि उसने भैया उसने आयरन को तोला था, उसने उसको गर्म किया था, तब तक गर्म किया था जब तक कि वो लाल नहीं हो गया था। ठीक है। तो इसलिए फिर क्या आ जाता है? डी आ जाता है। भाई पहले हमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन था ना, क्या था उसमें? टाइम था, प्लेस था, उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद में उसका एक्शन क्या क्या था वो बता दिया गया था। ठीक है। तो वो हो जाता है। अब डी के बाद ए आया। ए क्यों आया? भाई उसने एक्सपेरिमेंट को दोहराया, रिपीट किया, और बाद में सबसे उसकी देख रेख के लिए, उसकी देख रेख के लिए। तो समझ आया आपको कि बी डी ए सी क्यों होता? कि सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड या फिर टाइम या प्लेस होता है। उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो आती हैं। उसके बाद में उसमें क्या क्या फिर से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो होती हैं, वो वहाँ पर बताया गया है, उसको लिख लेते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं। तो समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हमारा ईडियम। ईडियम है लिली लीवर्ड। अच्छा, आपने लिली का फूल देखा? लिली, लिली का फूल देखा? सफ़ेद सफ़ेद होते हैं ना कुछ। और लीवर यानी कि आपका लीवर यानी कि हृदय। ठीक है। हाँ जी। तो आपका जो लीवर है ना वो कैसा है? लीवर, आपका जो लीवर है वो लिली के फूल के जैसा क्या है? कमजोर है, बहुत ही नाजुक होता है ना वो। तो इसका मतलब क्या है? भाई जब आप कमजोर दिल के हो तो फिर क्या हुआ? आप क्या हो? बहादुर नहीं हो, आप क्या हो? कावर्ड हो, कायर हो। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता है? नॉट ब्रेव। जो बहादुर ना हो उसको बोलते हैं हम लिली लीवर्ड। तो यहाँ पर नॉट ब्रेव की जगह क्या हो सकता था? कावर्ड भी हो सकता था, यानी कि कायर, ये भी आ सकता था। ठीक है। तो ब्रेव तो इसका एंटोनिम हो जाता है। ठीक है। तो लिली लीवर्ड का मतलब क्या होता है? कावर्ड यानी कि नॉट ब्रेव, जो बहादुर ना हो। ठीक है। चलें आगे, ऑप्शन को भी देख लेते हैं। नोटी तो भाई सिंपल सा ही है ना, कॉमिकल भी सिंपल ही है वैसे तो। नोटी का मतलब क्या होता है? शरारती, नटखट। जैसे कि कान्हा जी कैसे थे? नोटी थे, पर भाई बहुत बुद्धिमान, बहुत ही चरित्रवान थे। ठीक है। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं। ठीक है। नोटी मीन्स मतलब क्या हो जाता है? शरारती। अब आता है कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब होता है फनी होना, जो क्या होता है? फनी होता है, बहुत मज़ेदार। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमिकल। लिली लीवर्ड मैंने आपको बता ही दिया है। ब्रेव क्या होता है? बहादुर होता है। क्या होता है? बहादुर, यानी कि बोल्ड, बी ओ एल डी, बोल्ड। ठीक है, समझ आया? चलें आगे। इसके सिनोनिम भी बता दें क्या? इसके लिली लीवर्ड के सिनोनिम भी बता देते हैं आपको, चलो। हम्म इसके सिनोनिम बता देते हैं। इसका सिनोनिम हो जाता है एक तो कावर्डली, मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था, कावर्डली जो क्या हो? कायर हो। एक होता है टाइमिड, ठीक है, ये भी कायर होता है। फियरफुल, जो भय से भरा हुआ हो उसको बोलते हैं कावर्ड, नॉट ब्रेव।
ठीक है, समझ आया? चले आगे, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है सिनोनियम पूछा है। क्या पूछा है? सिनोनियम। और सिनोनियम पूछा किसका? जेलस का, Zealous। अच्छा, दो चीज होती हैं, एक होता है जेलस, एक होता है Jealous। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंस दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है, इसका मतलब होता है जो एनर्जी से भरा हुआ हो, जोश से भरा हुआ हो। ठीक है, उसको बोलते हैं जेलस, Zealous। और Jealous ये होता है क्या? जो क्या होता है? ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्यालु, उसको बोलते हैं ये वाला। ठीक है, तो जेलस मतलब जोश से भरा हुआ हो, एनर्जी से भरा हुआ हो, तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा एंथुजियास्टिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आया भाई? ऑप्शन को देखें अब। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं एक एक करके। चलिए, पहला ऑप्शन क्या था? इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंथुजियास्टिक, यानी जोश और एक्साइटमेंट से भरा हुआ। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम ये हो जाता है, जो कि जेलस से रिलेट करता है। ठीक है, एपैथेटिक का मतलब क्या होता है? एपैथेटिक का मतलब होता है जो बंदा या जिस बंदा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, जो बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेता हो, उसको बोलते हैं हम एपैथेटिक। ठीक है, ये तो भाई जो ये तो फिर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ये तीनों जो वर्ड है ना, इसके अपोजिट हैं। किसके? जेलस के। ठीक है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब भी क्या होता है? जिसको फर्क ना पड़ता हो। भाई जिसको फर्क नहीं पड़ेगा तो यानी वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। तो ये क्या होगा? एक दूसरे के सिनोनियम। ये क्या होगा? एक दूसरे के सिनोनियम हो जाते हैं। एक आता है डिटैच्ड। तो ये क्या होता है? जो भावना रहित हो, यानी जिसमें भावना ना हो, उसको बोलते हैं डिटैच्ड। ठीक है जी, समझ आया आपको? हाँ जी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे भारतवासियों, प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। ठीक है, चलिए इसके सिनोनियम देख लेते हैं। किसके? जेलस के। इसके सिनोनियम क्या हो जाता है? पैशनेट। भाई जो उत्साह से भरा हुआ होता है, पैशन होता है उसमें, उसको बोलते हैं पैशनेट, उत्साह से भरा हुआ। आर्डेंट, फेरवेंट, कीन, एगर। एगर मतलब उत्साह से भरा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? इसके पांचों सिनोनियम हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलें। इसके एंटोनियम भी देख लेते हैं एक बार। एंटोनियम भी इसके देख लेते हैं। एपैथेटिक, इंडिफरेंट, कोल्ड, डिटैच्ड। ये तो ऊपर ही बता दिए थे मैंने भाई, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिए थे। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। फिर से पैराजंबल आ चुका है ये। इस पैराजंबल को देख लेते हैं। अब इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। क्या सॉल्व कीजिएगा आप? इसको खुद सॉल्व कीजिएगा भाई, इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। कर सकते हो क्या आप इसको खुद सॉल्व? चलो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है? इंट्रोडक्शन देखना, या फिर कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी, आपको वो देखना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री या इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहा है किसमें? हमें ऑप्शन नंबर बी में, कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग तिरंगा विच मीन्स ट्राई कलर ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, कि जो हमारी संविधान सभा है उसने हमारे नेशनल फ्लैग को, तिरंगा को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है, तो ये क्या होगा? पहला ऑप्शन बी से शुरुआत होगा। किससे शुरुआत होगा? बी से। तो भैया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो खत्म ही हो जाते हैं, शुरुआत बी से होगी ना, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, डेट बताई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं डी से स्टार्ट करें। बी के बाद क्या आ रहा है? डी
और सी। तो अब देख सकते हैं, पहले डी देखें। तो इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दैट और आर ऑल द सेम विड्थ। अजीब से लग रहा है ना? चलो सी देखें एक बार। एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम इट इज फैशन फ्रॉम खादी विच इज डोमेस्टिकली स्पून इंडियन कॉटन। ठीक है, तो पहले उसके बारे में बताया कि कब अपनाया गया। अब उसके बाद इसके बारे में बताया गया है कि इस वाले तिरंगे में हमारा क्या क्या है, किससे बना है। तो इसके बारे में बता दिया गया है ना, तो इसलिए सी से शुरुआत करें, ना कि डी से, ना कि डी से। इससे पहले तो भाई ये वाला आएगा ना, क्योंकि इसके बारे में, झंडे के बारे में, इसके बारे में, झंडे के बारे में ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है, तो इसलिए डी खत्म हो जाता है। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? बी हो जाता है। ठीक है, डी की एक बार डी देखते हैं। फिर इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दैट आर ऑल द सेम विड्थ, यानी कि उसमें क्या है, 3 स्ट्रिप्स बनी है हमारे तिरंगे झंडे में, 1 2 3। आज झंडा हमारा 15 अगस्त भी है, 24 तिल्लियाँ बना देते हैं इसमें ऐसे। यहाँ पे ऊपर क्या होता है, वो केसरिया होता है, उसी के बारे में बता दिया गया है कि द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफ्रॉन विच सिम्बल्स पावर एंड करेज। कि भैया जो हमारा टॉप बैंड होता है ना, वो हमारा केसरिया होता है, जिसका सिंबल होता है शक्ति और साहस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। समझ आया आपको? कैसा लगा? पैरा जम्बल समझ आया आपको कैसे सोल्व करते हैं? इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले, हिस्ट्री, प्लेस, टाइम, उसके बाद क्या क्या एक्शन हुआ उसको देखते हैं। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। समझ आया भाई? आगे चले। इसमें ऐसे ही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया पहले ऊपर, क्या लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार इसको फिर भी, कि द स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले कि बी कैसे आया, कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडोप्ट आवर नेशनल फ्लैग, इसने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। यहाँ यह बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, कब और कैसे अपनाया गया था, इसलिए पहला ये लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने सी क्यों लिया भैया? सी इसलिए लिया क्योंकि एज ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम फैशन फ्रॉम खादी, कि हिस्ट्री के बाद जो है सिंबल और मटेरियल की बात आई है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमने सी ले लिया। ठीक है, जो कि फ्लैग की आइडेंटिटी को दिखाता है, जो कि खादी है। ठीक है, डी डी के बाद हमने डी डी क्यों लिया? क्योंकि भाई उसमें मटेरियल और सिंबलिज्म के बाद डिजाइन का डिस्क्रिप्शन आता है कि क्या क्या डिजाइन है, वो दे दिया भैया जी। अब बाद में जो भी स्पेसिफिक डिटेल बची वो आ जाती है। तो इसलिए हिसाब से क्या हो जाता है, पहले पहले हिस्ट्री, फिर सिंबलिज्म, मटेरियल, फिर बेसिक बेसिक डिजाइन, और फिर कलर मीनिंग, की कलर का मतलब क्या है। समझ आया आपको? हैं? हाँ भाइयों, समझ आया कैसे सॉल्व करते हैं इनको? चलिए आगे चलें। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हमारा ईडियम, कि ईडियम क्या है भाई। अच्छा भाई देखो, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना ना ऑप्शंस को हमें, तो फिर जो मेन वर्ड्स हैं उन्हीं पर ध्यान दियो। ठीक है, तो वर्ड है हमारा, ईडियम है हमारा, टाइड हर सेल्फ अप इन नोट्स। देखो नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स का मतलब होता है गांठ। नोट्स का मतलब होता है गांठ। ठीक है, तो भैया वो बंध गई किसमें? अपने ही गांठ में, यानी कि अपने ही वर्डों में, यानी कि वो अपनी ही प्रॉब्लम में फंस गई। यानी कि हम बोल सकते हैं टाइड अप इन नॉट्स का मतलब होता है अपने ही प्रॉब्लम में फंस जाना, अपनी ही प्रॉब्लम में फंस जाना। ठीक है, या फिर क्या हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, कि भाई तुम एक्सप्लेन कर रहे हो और एक्सप्लेन करते करते ही क्या हुआ, आप अटक गए, कंफ्यूज हो गए। जैसे कि हम कभी कभी स्पीच देने जाते हैं ना, हम समझा रहे होते हैं, तो क्या होता है अचानक हम फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या बोलें। तो उसी को बोलते हैं हम टाइड अप इन नोट्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट और डिस्कशन, नहीं भैया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है क्या? बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, कि भैया कंफ्यूज हो जाना कि जब आप कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आया आपको? टाइड अप इन नोट्स का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो
तो तब आप खुद ही क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। उसी को बोलते हैं टाइड अप इन नॉट्स। ठीक है, इसको समझे आप? बता दिया है वैसे, एक बार फिर भी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, ताकि आप बाद में इसको देख सकते हो। ईडियम का असली मतलब, इसमें कुछ नहीं है फिलहाल। क्या समझा इसमें? कुछ नहीं है भाई, छोड़ो इसको। क्या समझाना है इसमें, पहले ही समझा दिया है ना। एक बार आप खुद देख लेना पीपीटी में, इसमें बताएगा ट्रिक के साथ, कुछ नहीं है इतना। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस आते हैं आपको? अच्छा, पैसिव वॉइस को ना हमेशा आप ऑप्शन एलिमिनेट से करना, ऑप्शन को हमें जल्दी से जल्दी हटाना है। ठीक है, तो सेंटेंस है ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर। यह सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, यानी कि सैल या फिर विल, सैल या विल। अच्छा, वांट जो है शॉर्ट फॉर्म होती है विल नॉट की। ठीक है, तो भाई हम पैसिव वॉइस में सैल या विल को जो बदलते हैं ना, वो बदलते हैं सैल, सैल या फिर विल बी में, सैल या विल बी में इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, हाँ जी, यार सिस्टर आ गई थी तो उसने उसका हम बता दिया था। हाँ जी, सैल या विल, सेल या विल को पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, बी में चेंज करते हैं, सेल विल बी। अब आप देखिएगा, यानी कि विल नॉट, वॉन्ट, तो क्या आना चाहिए था, विल नॉट बी यानी वॉन्ट बी। अब आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वॉन्ट हैव बीन, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाता है। इसमें क्या है, वुडंट हैव, तो ये गलत हो जाता है। इसमें क्या है, शुडंट बी, तो ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वॉन्ट बी। समझ आया आपको? हैं, समझ आया ना आपको? इस प्रकार से हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सप्लेन कैसे किया एक बार देख लीजिएगा। भाई पैसिव वॉइस में बदलना, एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या दिया था, ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर। पैसिव वॉइस की बेसिक ट्रिक क्या होती है, स्टेप फर्स्ट में देखते हैं हम। भाई पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट क्या आता है, पहले आता है, और सब्जेक्ट बाद में बाय के साथ चला जाता है। फॉर्मूला क्या करते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, फिर विल या सेल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी वाक्य जो होता है। वो मैंने आपको समझा दिया, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बे मतलब मैं आपको टाइम लगेगा आपको इसमें, बे मतलब कि वो वीडियो लंबी हो जाएगी। समझा दिया ना आपको वैसे सब, फिर भी मैंने आपको, इतना तो जानते होगे ना आप। हम्म, आगे चलें। ये क्या भाई, हाँ ये इसके बारे में, ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में ही बताया गया, सारा एक्सप्लेन किया हुआ आपको, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पीपीटी में वैसा समझा तो दिया ही आपको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, होमोनियम आ गया भाई, होमोनियम क्या है, द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनेस, यानी कि जो शिकारी कुत्ते हैं उन्होंने हाइनेस यानी जो हिरन होती हैं उनकी क्या किया, उनका पीछा किया, उनकी सुगंध का, किसकी, उनकी सुगंध का पीछा किया। तो सुगंध जो होती है ना, वो होती है सेंट, SCENT। ठीक है, और CENTS क्या होता है, CENTS होता है जो हमारे रुपये होते हैं ना उनकी करेंसी, क्या होती है, करेंसी, जो हमारे पैसे होते हैं वो करेंसी को बोलते हैं सेंट। और SCENT होती है हमारी सुगंध। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे, कि शिकारी कुत्तों ने किसका पीछा किया, हिरणों की, जो हिरन होते हैं हाइनेस होते हैं उनकी सुगंध का पीछा किया। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। सेंट्स क्या होता है, करेंसी होता है। सेंस और सेंस, SENS क्या होता है, फीलिंग होता है, फीलिंग, SEN, फील या फिर स्मॉल जो भी होती है। और ये तो अलग ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी तो आसान है। समझ आया आपको? आगे चलें, बता दिया गया है इसमें क्या क्या है।
चलो फिर भी बता देता हूँ एक बार। भैया पहले इसका मीनिंग समझो क्या है। यह सीन हंटिंग का है। डॉग्स हाइन का पीछा कर रहे हैं। हंटिंग में डॉग किस चीज़ को फॉलो करते हैं? गंध यानी स्मेल का पीछा करते हैं। तो ऑप्शन 2 को देखते हैं। सेंट, CENTS, पैसों की यूनिट यानी कि करेंसी को बोलते हैं क्या हम? सेंट्स। ठीक है। SCENT ये होती है हमारी स्मेल या फिर फ्रेगरेंस, जो कि हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के हिसाब से। CENSE क्या होता है? इंसेंस यानी कि धूप में जलाना। और सेंस क्या होता है? इंद्रिय या फिर अनुभूति, फिजिकली स्मेल यानी कि वो होती है हमारी सेंस। ठीक है। तो ये इसके बारे में बता दिया गया है। ऊपर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया है ताकि लिखा भी हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एंटोनियम पूछा है। एंटोनियम, क्या इतना भी आसान आते हैं एंटोनियम? जी हाँ, इतना भी आसान आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। उसका जो कुत्ता है वो चढ़ सकता है किसके ऊपर? अंडर द फेंस यानी नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। हमें बताना है इसका एंटोनियम यानी कि ऊपर यानी कि ओवर। ऑप्शन नंबर ए। अंडर का मतलब नीचे, इसका एंटोनियम बताना है ऊपर यानी कि ओवर। ऑप्शन नंबर ए। खत्म। खत्म हो गया ना? ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन को भी देख लेते हैं जी। हाँ जी, देखो देखो देखो। ओवर, ऊपर से या किसी चीज के टॉप से पार जाना, उसको बोलते हैं ओवर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाता है? एक एबव हो जाता है, ऑन टॉप ऑफ हो जाता है। ठीक है। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सिंक। सिंक का मतलब होता है नीचे धंस जाना या फिर पानी में डूबना। ऐसा होता है ना कि जब हम नदी नालों, नदी या गंगा जी में हम तैरने जाते हैं तो क्या होता है? पानी में अक्सर डूब जाते हैं, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं हम सिंक। अच्छा, आपने सबमरीन देखी है जो हमारी नेवी के पास होती है? वो पानी में नीचे डूबती है तो वो जो बनी ना सबमरीन, वो इसी से बनी है, सब मर्ज। तो सिंक का मतलब होता है सबमर्ज यानी कि डूबना। डिसेंट यानी कि नीचे जाना। ठीक है। तो इसके क्या हो जाते हैं? सिनोनिम हो जाते हैं। ठीक है। आगे चलें। और भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया बीनीथ यानी कि नीचे। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी था ये। बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे यानी कि लोअर पोजीशन। सिनोनियम क्या हो जाते हैं बीनीथ के? बिलो, अंडरनीथ। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे, यानी कि सिनोनिम हो जाता है इसके एट द बैक या रेयर। ठीक है, पीछे का हिस्सा उसको बोलते हैं रेयर। ठीक है, समझ आया आपको? चलें आगे। हाँ जी, देखो जी 3 पैरा जंबल आए हैं। ठीक है, इस वाले सेट में आसान भी होते हैं वैसे ये, ऐसा नहीं कि हार्ड है। चलो इस सॉल्व करो इसको। पहला क्या आने वाला है इसका? पहला देखना कि इसका हमारा वो क्या है, क्या इंट्रोडक्शन क्या दिया उसमें, उसके बाद कुछ एक्शन हुआ। ठीक है, उन चीज़ों को देखिएगा। हैं? हम्म, बताइए। चलिए, इसके बारे में देखते हैं पहले क्या क्या इंट्रोडक्शन दिया है। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्मेल दैट ये द मेल्टिंग आर डन बाय बर्निंग दिस क्राफ्ट ऑफ आयरन प्रोडक्शन पर वुड स्टील रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशल टेक्निक ऑफ रेफनिंग आयरन। अच्छा, इसमें पहले बताया गया कि एक प्रोडक्शन है जो वुड से स्टील है, उसके द्वारा आयरन की रिफाइनिंग क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले क्या था हमारा? डी से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन में। तो डी से देखते हैं पहले, डी से क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तो खत्म हो जाते हैं
क्योंकि हमें पहले देखना इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन किसी में है, इसी में दिया हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड स्टिल रिक्वायर्ड ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। ठीक है, इसलिए डी से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ आया? ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन तो कटे गए ना, है ना? आगे चलें, इसको समझाऊंगा वैसे फिर भी आगे अभी, ये आप समझ सकते हो ना वैसे तो। हम्म, चलो आगे चलते हैं, हिंदी भी दी हुई है मैंने इसको। देखो मैंने इसको इतनी जल्दी से क्यों हटा दिया, क्योंकि मैंने देखा कि इंट्रोडक्शन किस चीज़ में है, तो इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ पहले डी में ही था, इसलिए मैंने इसको डी लगा दिया, और बाकी का ऑप्शन डी से स्टार्ट हो ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने वो काट दिए, ए सी और डी मैंने काट दिए। ठीक है, इसलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा पैसिव वॉइस। अच्छा, इसको इतनी जल्दी से उड़ा दूंगा ना मैं ही नहीं आप भी उड़ा दोगे। आप पहले जब पैसिव वॉइस हुआ करें ना, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब देखा करें या फिर वर्ब देखा करें। क्या है? विल। अच्छा जी, एक्टिव वॉइस में विल दिया हुआ है, तो विल के बाद क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए तुरंत, क्योंकि यदि यदि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो विल के बाद बी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में देखें कि विल के बाद बी आ रहा है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या इसके बाद क्या आ रहा है। इस तो भाई ये तो खत्म, ये तो विल है ही नहीं। उसके बाद सी, क्या है भाई? सी, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस। भाई ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट में दे दिया, तो ये भी खत्म। क्या था? फाइनेंस रिजल्ट विल बी, अरे भाई ये रहा विल बी, तो ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से ये हो जाता है, समझ आया? विल के बाद बी, इस प्रकार से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप स्पीड में। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं आसानी से क्या है। तो भाई पैसिव वॉइस में पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखो सब्जेक्ट है द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट, तो फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं आगे, तो द फाइनेंशियल रिजल्ट को लाएंगे हम आगे, तो द फाइनेंशियल रिजल्ट द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सी तो भी इसने ऐसे ही दे दिया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार दिया, तो ये तो वैसे भी गलत था। तो द फाइनेंशियल रिजल्ट, तो ये पहले आ गया। उसके बाद क्या देखते हैं हम? वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? विल, और विल के बाद क्या आनी चाहिए? बी आनी चाहिए, तो विल के बाद बी। ठीक है, उसके बाद क्या है? बाय लगा क्या लिखना हमें? जो हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ था, बाय लगाया, और फिर द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हो गया। उसके बाद में क्या आना था? एट द एनुअल मीटिंग टुमारो, तो ये हो जाता सिंपल। समझ आया? पहले स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑब्जेक्ट ले लो, फिर वर्ब ले लो, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट ले लो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, समझ आया आपको? आगे चलें, समझा दिया इसमें क्या क्या है। मैं भी आपको समझ देता हूँ एक बार फिर भी। देखो पहले एक्टिव वॉइस को समझे। सेंटेंस है द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। तो भाई एक्टिव वॉइस में जो होता है ना, हमेशा डूअर काम करता है, और एक्शन रिसीवर। एक्शन करता है किस पर? रिसीवर पर। डूअर जो होता है वो काम करता है किस पर? रिसीवर पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि डूअर जो है हमारा वो क्या है? द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, एक्शन क्या हो रहा है उस पर? अनाउंस करना। ठीक है, रिसीवर क्या है? द फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है, और पैसिव वॉइस का रूल पिक्चर क्या है? नहीं, रूल क्या है इसका कि रिसीवर को स्टेज के पहले लाओ, वर्ब को बदलो, फिर डूअर को अंत में बाई के साथ भेज दो। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर को यानी सेल या विल को बदलते हैं किसमें? विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ आया? है ना? कैसे करते हैं इन चीज़ों को?
ये इसके बारे में से बता दिया गया है, ठीक है, समझ आया क्या होगा, मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है अगला, इसका बताना है क्या, सिनोनियम बताना, ठीक है। इसका क्या बताना है हमें, सिनोनियम बताना है। ये कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि सिनोनियम ही बताना है। वर्ड को देख लीजिएगा, इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी को बार बार सिखाना या किसी चीज को किसी की चीज के अंदर डाल देना, ठीक है, उसको बोलते हैं इनकलकेट, ठीक है। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। तो इनकलकेट का मतलब होता है किसी को बार बार सिखाना, यानी कि उसके अंदर डालना। जैसे कि आप लैपटॉप से किसी की उसमें क्या करते हैं, फ़ोन में क्या मूवी डालते हैं या एप्लीकेशन डालते हैं कोई, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इस प्रकार से यह होता है इंस्टील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाता है। इनकलकेट मतलब किसी को बार बार सिखाना, इंस्टील का मतलब होता है किसी को बार बार सिखाना। इंडेंजर, इंडेंजर का मतलब क्या होता है, इंडेंजर का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना, उसको बोलते हैं हम इंडेंजर, ठीक है, समझ आया। और बाकी के इम्पोर्ट आया तो इंस्पायर, किसी को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये हो जाता है। फिर भी ऑप्शन को हम देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारा। इनकलकेट का मतलब होता है किसी विचार, आदत या मूल्य को धीरे धीरे और बार बार सिखाकर दिमाग में बिठाना। मैंने बताया था ना ऊपर, किसी चीज को सिखाना, उसको इनकलकेट का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इंडेंजर। इंडेंजर का मतलब क्या होता है, इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, ठीक है, ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना, ठीक है, यानी इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विस। इम्पोर्ट का मतलब ये हो जाता है। इंस्पायर का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना। इंस्पायर का मतलब क्या हो जाता है, प्रेरित करना, ठीक है। और इंस्टिल का मतलब क्या होता है, किसी को सिखाना, मतलब किसी भावना, आदत या सोच को धीरे धीरे और मजबूती से मन में बिठाना, उसी को बोलते हैं इंस्टिल या फिर इनकलकेट, जो कि इसका सिनोनियम हो जाता है। समझ आया आपको। आगे चलें, यहाँ बता दिया, फिर भी एक बार और देख लेते हैं इनको। इंडेंजर खतरे में डालना, यानी कि जो पैराडाइज थ्रेटन, खतरे में डालना। इंपोर्ट आयात करना या फिर लाना, यानी ब्राइंग इन। या परचेज फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से जो भी कुछ चीज़ परचेस करते हैं उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट। अब आता है इंस्पायर। इंस्पायर क्या होता है, किसी को प्रेरित करना या फिर मोटिवेट करना या फिर इनकरेज करना। इंस्टिल मतलब धीरे धीरे मन में बिठाना, यानी कि इम्प्लांट करना या फिर इनग्रेन करना। जैसे कि माइंड में इनग्रेन, इन मतलब इन, अंदर ग्रेन डालना, इनग्रेन इनग्रेन, ठीक है। तो समझ आया आपको कैसे करना, याद हो गया ये सबके सब सिनोनियम, है ना। तो आपको मैं ऑप्शंस को भी एनालाइज करते हुए चल रहा हूँ, कोई भी आपको इस प्रकार से एनालाइज इतनी आसान लैंग्वेज और लिखकर नहीं करता होगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही आसान है भैया। क्वेश्चन नंबर 18 तो बहुत ही आसान है, इसमें बताने की एरर क्या है। देखो, नीतू हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है भाई, कितना आसान है, बताओ किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में, सी में या डी में। आप देखोगे सब्जेक्ट है नीतू, नीतू यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आती है भैया, हमारा हैज आती है ना, हैज या हैज बीन या हैव बीन होना चाहिए था। यहाँ पर सॉरी, नीतू के साथ क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो इसने क्या दिया हुआ, हैव दिया, जो कि प्लूरल है। तो भैया पहले ही पार्ट में इसमें गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाता है। इसको क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, हाँ जी, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं ना, तो मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा वो आगे। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ड बताना कि स्पेलिंग, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि ये वाला वर्ड है, इसकी सही स्पेलिंग बतानी है। देखो कितना आसान है,
ASSO एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध। तो भैया एसोसिएशन क्या है, ASSOSCIATION, भाई ये एक्स्ट्रा आ गया, ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हटा दो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए। तो सही स्पेलिंग होती है ASSOCIATION, एसोसिएशन। ASSO, ये गलत, ASSOS ये तो भैया सी खा गया, ASSOCIS भाई टी खा गया, तो ये हमारा गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ आया। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है। अच्छा भाई, जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो रिपीट हो चुका पहले पहले वाले उससे, जो पहला क्वेश्चन था वो रिपीट हो चुका था 20 के रूप में। तो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था जब। ठीक है, तो ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब आता है अभी हमारा क्या, कॉम्पेरिजन, कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज, वो हमें सॉल्व करना है। करें सॉल्व, चलिए जी, इसको पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से, फ्रॉम 21 to 21, अरे यहाँ 21 to 21 ही है, 21 to 25 है। ठीक है, या 21 to 25 है। चलिए, पहला क्या है इसमें, पहला बताना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1, यानी ब्लैंक नंबर फर्स्ट में क्या आना है वो हमें देखना है। ये बोल रहा है भाई, ह्यूमन लाइफ इज़ अ यूनिक ब्लेसिंग, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो एक ब्लेसिंग समझी जाती है। अच्छा जी, देखो इज और ह्यूमन लाइफ क्या समझी जाती है, ब्लेसिंग समझी जाती है, यानी कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए भाई, दूसरे के दुआ है तो समझी जाएगी ना, है ना। तो पैसिव वॉइस होना चाहिए, तो पैसिव वॉइस में क्या आती है, हमें थर्ड फॉर्म आती है, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म वाला जो वर्ब होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें थर्ड फॉर्म ये नहीं है, कंसीडर ये नहीं है, ये नहीं है, तो कंसीडर यह है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यही हो जाता है, यही तो थर्ड फॉर्म है ना, कंसीडर्ड। तो ह्यूमन लाइफ इज़ अ यूनिक ब्लेसिंग, सॉरी, ह्यूमन लाइफ इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक ब्लेसिंग, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या समझी जाती है, एक यूनिक ब्लेसिंग समझी जाती है। समझ आया जी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। अब देखते हैं इसको एक्सप्लेन मैंने यहाँ किया हुआ है कि भाई कंसीडर्ड, यहाँ वर्ब इसके बाद पैसिव फॉर्म चाहिए थी, कंसीडर्ड प्रेजेंट नहीं, कंसीडर्ड पास्ट पार्टिसिपल सही है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में एक एस्टेब्लिश फैक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या है, इसमें भी देखते हैं क्या जी। विच इन टर्म्स डिपेंड्स ऑन द ऑफ, ये क्या भाई, ये क्या भाई, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। हाँ जी, चलिए, ऑफ द सेल्फ, तो ये बोल रहा है विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द, अच्छा देखो ऑप्शन से कैसे इसको ख़त्म करोगे आप यहाँ देखिएगा आर्टिकल द, क्या है आर्टिकल द, और फिर आर्टिकल के बाद में जो आता है ना वो हमेशा या तो नाउन आए, सॉरी आर्टिकल के बाद हमेशा जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा नाउन आएगा। आर्टिकल के बाद जो आता है हमेशा क्या आता है, नाउन ही आता है। आर्टिकल क्या है, द, तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन ही आता है। तो अवेयर तो हमारा नाउन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म और बी खत्म, बचा विटनेस और अवेयरनेस। भाई विटनेस क्या करेगा, वो डिपेंड्स किस पे, विटनेस पे थोड़ी है, वो जागरूकता पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, जागरूकता, भी हमारी जैसी जागरूकता होगी उस पर तो डिपेंड हो पाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है, जो कि आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है, समझ आया आपको, आगे चलें, चलिए, यहाँ मैंने समझा दिया है वैसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ है यहाँ पे, वी हैव टू लिंक अवर सोशल विद गुड एनी बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस। भैया ये बोल रहा है कि जब से हमने मतलब अपने हमने हम भगवान से दूर हुए हैं
तब से जो है अब हम अपनी जो चेतना है या फिर बोल सकते हैं क्या, 1 मिनट देख लीजिएगा, एक्सप्लेन नीचे मैंने किया है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से इसमें सी है। हाँ जी सी है बिल्कुल, सिंस। सिंस समय की शुरुआत बताता है, क्या करता है, सिंस जो होता है समय की शुरुआत बताता है। और पैसेज में मतलब है कि जब से हमने भगवान को छोड़ा हम सही दिशा में विकसित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, हमारा सिंस होना चाहिए। फ्रॉम तभी दूरी को बताता है, ठीक है, क्या बताता है, दूरी, डिस्टेंस को। तो इसलिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, सिंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिंस। क्या हुआ भाई ये, 1 मिनट, हाँ जी, कौन से पर थे, थर्ड पे थे ना, हाँ सिंस सीन द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू नेक्ड आई। जब से हमने भगवान से दूर हुए हैं तब से हमारी जो मतलब जो हैं क्या बोलते हैं इनको, भगवान से हम दूर हुए हैं, तब से हम सही दिशा में क्या नहीं हो पाए हैं, विकसित नहीं हो पाए हैं। तो तब से लेकर जब तक उसको बोलते हैं हम सिंस। ठीक है, सिंस का यूज करते हैं उस समय पर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद रिजल्ट है भैया जी। यहाँ पर क्या है, रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि भाई जब से हमने भगवान को छोड़ा है तब से हम विकसित क्या नहीं हो पाए हैं, डेवलप नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद कुछ उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका रिजल्ट, वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन। तो तब से क्या है, हम अपनी जो दिव्य आत्मा है उनसे क्या नहीं, अपनी दिव्य आत्मा में क्या नहीं मतलब क्या नहीं कर पाए हैं, उनका विकास या विकसित नहीं कर पाए हैं। इसलिए क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा एज अ रीजन, यानी कि विकास नहीं कर पाए हैं। ठीक है, समझ आया, एज अ रीजन। भाई जो विकसित नहीं पाए उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए ना। ओ सॉरी 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 भाई सॉरी, इसका आंसर एज अ रीजन नहीं, एज अ रिजल्ट। मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन टिक गलत लगा रहा हूँ, एज अ रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ कारण परिणाम की बात हो रही है। गॉड इज इनविजिबल यानी कि रिजल्ट, हम डिवाइन के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाए हैं, इसलिए क्या आएगा, एज अ रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा लास्ट, देखो, ब्रेक इनटू। इसका आंसर होने वाला है ब्रेक इनटू। कि ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ का कई हिस्सों में बट जाना। तो यहाँ पर जो वाइट लाइट है ना, वो टूटकर मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंट्स में बदल रही है, बिल्कुल प्रिज्म की तरह। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, ब्रेक इनटू। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, तो एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस, वो जो है टूट चुकी है, ब्रेक इनटू हो चुकी है मल्टी कलर्ड में। किसमें, मल्टी कलर्ड में। जो हमारी रिलीजन की वाइट लाइट है वो किसमें टूट चुकी है, बिखर चुकी है, किसमें, मल्टी कलर्ड में। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका ब्रेक इनटू, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, क्या आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? यदि आपको ये इंटरेस्ट पैदा हुआ तो आप बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ, और डेली एक एक सेट करते चलिएगा। और हाँ, ज्योमेट्री की क्लास डल चुकी है, अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख लीजिएगा। और अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का, इस क्लास का, इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, और आप और हम इस देश की उन्नति में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकें। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।